हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 62 की तरफ चलते हैं। ज़ुहैब मुराद ने एक एक बात खोलकर सबके सामने रख दी थी। जाविया शाह, फरमान साहब और रेहान शाह और शाहरियार अफंदी के दिल में बेसाता इस मजबूर बाप के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, जो आज अपनी औलाद के लिए किस कदर बेबस थे। ना उनकी बेताशा दौलत उनके काम आ रही थी और ना ही असर और रसूल। उनकी बात पूरी होते ही रेहान शाह फौरन अपनी जगह से उठे थे और उन्होंने बढ़कर ज़ुहैब मुराद का हाथ पकड़कर उठाया था और उन्हें अपने गले लगा लिया था। आप मेरे छोटे भाई की तरह हो ज़ुहैब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ईमानदार और मुखलिस लोग आज के दौर में नायाब हैं। आजकल लोग अपने मुफाद के लिए बड़े से बड़े झूठ आसानी से बोल जाते हैं, मगर आपने जिस ईमानदारी अपनी औलाद की ज़िंदगी का कड़वा सच हमें बताया, उसने मेरी नज़र में आपका मुकाम बहुत ही ऊंचा कर दिया। आप बेफिक्र हो जाएं, ये शादियाँ ज़रूर होंगी और इसी हफ्ते होंगी। कोई भी बेराम करीमी अब आपकी बेटियों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम सब आपके साथ हैं और मैं आज ही आपके घर के बाहर हाई सिक्योरिटी का इंतजाम करवाता हूँ। रेहान शाह ने ज़ुहैब मुराद को तसल्ली दी थी, तभी वो खुलकर मुस्कुरा दिए थे। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डैड, क्योंकि बेराम करीमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब उसका छूटना नामुमकिन है। रकीम ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटा रकीम, ये सब मैंने खास तौर पर आपको बताया। सनम की जिंदगी से जुड़ी ये कड़वी सच्चाई मैंने बिना कुछ भी छुपाए आपको बता दिया। आपको तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं ना? ज़ुहैब साहब ने हिचकिचाते रकीम से पूछा था, कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? मुझे क्या एतराज होगा? सनम इतनी ब्यूटीफुल है कि कोई भी उसके पीछे पागल हो जाता है। और शी इज सो क्यूट, शी इज सो क्यूट, और मुझे वो हर हाल में कबूल है। आप प्लीज किसी किस्म का कोई भी अंदेशा ना रखें। और फिर डैड ने डन कर दिया तो मैं कैसे इनकार कर देता हूँ? क्यों डैड? रकीम ने फरमान बरदार से सर झुकाकर कहा था और रेहान शाह उसकी शरारत पर मुस्कुरा दिए थे। कोई नहीं पुत्र, अगर तुझे इतराज है तो मैं मेरी बात मानकर मजबूरन शादी मत कर। मैं सनम की शादी फातिमा के बेटे से करा देता हूँ। रेहान शाह जो कि रकीम के पास से खड़े थे, उनने झुककर रकीम के कान में सरगोशी की थी। नो डैड, मैं मर जाऊंगा। मैं सनम से शदीद मोहब्बत करता हूँ। जिंदगी है वो मेरी, उसके बारे में ऐसा ख्वाब भी ना सोचेगा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। रकीब बाप की बापा तरफ का चीख पड़ा था, जिस पर सब चौंक उसको देखने लगे। तभी वह हज्जल सा सर खुजाता वह हालिफ लोगों के पास चल दिया था और रकीब साहब और जहीर साहब के कंधे पर रखा हुआ मन्नू बोझ इस लम्हे जैसे उतर गया था। रिहान शाह के बाद साविया शाह, फरमान दुरानी और शहरियार साहब ने भी बारी बारी ज़ैद मुराद और ज़ुहैब मुराद को गले लगाकर अपने साथ का यकीन दिलाया था। एक हफ्ते के अंदर अपनी अपनी बहू को रुखसत करवाने का वादा भी कर लिया था। इधर अपनी अपनी शादी की खबर सुनकर आदिफ वहीं पर तो जैसे शादी मर्द तारी हो गया था। वो बेयकीनी से दूसरे को देखते हुए रकीम और हालिफ को लिए हुए चुपके से बाहर खिसक गए थे। बाकी सभी बेहद खुश थे। रिया, फातिमा और जैनब बारी बारी हालांकि गले लाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर साका से बैठी महविश अफंदी के दिमाग में इस वक्त गुस्से का तूफान उठकर तबाही मचा रहा था। वो झटके से अपनी जगह से उठी थी और बिना किसी को देखे बाहर निकलते चले गए थे। मदसर रात के घर वापस आया था। वो अपनी तरफ से सबको ये तासब देना चाहता था कि वो आयस के लिए परेशान था। सुबह से इधर उधर घूमता फिर रहा है, जबकि वो इफ्तियार के घर बैठा आराम से उसके साथ अपनी फतह का जश्न मनाकर आ रहा था। एहतियातन उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि उसको घर से बार बार कॉल करके कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बाद में वो घर वालों से बहाना कर देता कि फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। तभी घर पहुंचने से पहले उसने अपने चेहरे पर मुस्लिम परेशानी भी ताड़ी कर ली थी। हालांकि वो अंदर से बेहद सरशार था। उसकी बकाया रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा भी उसे इफ्तार से मिल चुका था, लेकिन उसकी यह खुशी बख्श से तब बुरी थी जब घर पहुंचते ही उसे नाज ने बताया कि मिरोसा अरफा को अपने साथ लेकर शोहर के पास लाहौर जा चुकी है। खबर थी कि धमाका, जिसे सुनते पूरे घर की छत मानो मदस्तर के सर पर आ गिरी हो। मिरोसा यूं अपने शोहर के पास भी जा सकती है, उसने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये खबर उसके लिए एक जबरदस्त झटका थी। मदस्तर को हलीमा भी बता चुकी थी कि मिरोसा का शोहर लाहौर की जानी मानी हस्तियों में शुमार होता है, और ये बात तो मदरसा भी जानता था कि मिरोसा का शोहर आदल अफंदी माली तौर पर इतना मुस्तहकम था कि इफ्तार जैसे 10 को मिनटों में हदीद का फेंक सकता था। अब अगर मिरोसा उसके पास अपने बेटे की गुमशुदगी के बारे में बताने पहुंच गई थी, तो बीवी की लाख मुखालफत के बावजूद वो बेटे को ढूंढते जरूर मुल्तान आएगा और फिर आसानी से उस तक पहुंच जाएगा। मदरसा को अभी से फंदा अपने गले के गिर्द कसता हुआ महसूस हो रहा था। वो घबराया हुआ बहाने से घर के बाहर अपनी गली में आया था। उसने इफ्तिहार को कॉल कर दी थी। वो इतना घबरा गया था कि उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि उसके पीछे खड़ी बाइक पर कोई शख्स बैठा है, जो बज़ाहिर तो अपनी घड़ी देखते हुए सामने वाले घर की तरफ देख रहा था, जैसे वहां से किसी की आमद का मुंतजिर हो, मगर असल में मुदस्सर के घर की खबर गिरी के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। उसे
ASP रकीब ने इस घर में नजर रखने के लिए खुसूसी हदायत दी थी, इसलिए वो पूरी तरह से मुदस्सिर की तरफ मतवज्जो हो गया था। हेलो इफ्तिहार, गजब होगा यार, हमने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था यार। मेरोसा अपने बेटे को ढूंढने लाहौर अपने शोहर के पास पहुंच गया। उसका शोहर आदिल अफंदी पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, लाहौर की बड़ी मशहूर असामी है। वो अफंदी इंडस्ट्रीज का ओनर है। अगर वो इस मसले में इन्वॉल्व हो गया तो समझ ले हम लोग तो गए। दूसरी तरफ इफ्तिहार की बात सुनते ही मदस्सर बेकरारी से बोला, व्हाट, ये बच्चा अफंदी इंडस्ट्रीज के ऑनर का बेटा है? तेरा दिमाग चल गया है क्या मदस्सर? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जानता है वो कितने बड़े लोग हैं? मैं इस बच्चे के बाप आदिल अफंदी को पर्सनली जानता हूँ। 4 दिन पहले ही वो मुल्तान आया था एक ज़मीन के सौदे के लिए। वो ज़मीन मेरी फैक्ट्री के पास ही है। उसी दिन से मैंने उसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की तलाश में हूँ, ताकि आदिल अफंदी को किसी भी तरह शीशे में एक बार उतारकर यहाँ बनने वाले होटल के लिए अपनी फैक्ट्री के पाइप्स और लोहे की सरिये की वगैरह की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूँ। मगर उसकी सेक्रेटरी हर बार उसकी मसरूफियात का रोना रो देती है, और तो उसकी कंपनी के मैनेजर तक का अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है। और तू इतने बड़े आदमी के हाथ पंगा ले लिया। तूने तो कहा था वो लड़की अपाहज है, उसके शोहर से उसका सेपरेशन हो चुका है और वो दूसरी शादी भी कर चुका है। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ आदिल अफंदी की शादी नहीं हुई है। ये किस मुसीबत में फंसा दिया है तूने मदस्सर? अब मैं क्या करूँ? इफ्तार बुरी तरह से परेशान हो गया था। इफ्तार तो एक काम कर, आज तो किसी भी तरह करके कहीं गायब कर दे, कहीं दूर इस शहर से बाहर। और तो मैं कुछ दिन के लिए चला जाऊंगा। जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता मैं भी नाज और बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए कहीं रोपरोश हो जाता हूँ। मदस्सर घबराहट में उल्टे सीधे मशवरे दे रहा था, जबकि उसके पीछे खड़ा शख्स उसकी एक के बाद अपने फोन में रिकॉर्ड करता जा रहा था। तू पागल हो गया है मदस्सर? अपने अहमकाना मशवरे अपने पास रख और मेरी बात सुन। मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पंगे मोल नहीं ले सकता। तुम कल सुबह होते ही मेरे पैसे मुझे वापस कर, उस आफत बच्चे को यहाँ से लेकर जा। कम बात ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। अभी मैं उसके दूध में नींद की गोली डालकर सुला कर आया। इस बच्चे के रोने से मेरी बीवी तो परेशान होकर आ गई है, और अब तो मैं भी इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। इफ्तिहार के साफ जवाब पर मदस्सर के हाथों के तोते उड़ गए थे। जेब में रखी मोटी रकम हाथों से फिसलते हुए दिख रही थी। तभी वो मजीद घबरा गया था। नहीं नहीं इफ्तिहार, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आयस को वापस नहीं ला सकता। मेरे घर वाले को मुझ पर शक हो जाएगा, और तो और मैं भी इस बच्चे के लिए बेकरार था। तो अब क्या होगा तुझे? कहाँ गई तेरी बेकरारी? क्या तुझे अब बच्चा नहीं चाहिए? मदस्सर बेचैन से ही हो गया था। हाँ, मैं बेकरार था, मगर तब तक जब तक मुझे पता था कि ये एक गरीब मोहताज अपाहज लड़की मेरोसा का बच्चा है। मैं बेकरार था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये आदिल अफंदी का बच्चा है, जो अफंदी इंडस्ट्री का ऑनर है और इतनी ताकत रखता है कि मुझे झटके में खड़े खड़े डोर पर लेकर आएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। इस बच्चे को वापस लेकर जा और मुझे मेरा पैसा लौटा दे। मैं कल सुबह तेरा वेट करूंगा। अल्लाह हाफिज। इफ्तिहार ने साफ जवाब देकर कॉल काट दी थी और मुदस्सर अब बुरी तरह से परेशान हो गया था। अब भी वह मुड़कर घर के अंदर जाना ही चाहता था, जब बाइक पर बैठे शख्स ने उसके मुंह पर रुमाल जमाकर उसे बेहोश किया था और साथ अपने साथी को इशारा किया था, जिसे मुदस्सर की बातों के दौरान वो बुला चुका था। उस शख्स के साथी ने मुदस्सर के सर पर हेलमेट पहनाया था और उसे मजबूती से पकड़कर अपने साथ लिए बाइक पर बिठा गया था, जबकि पहले से बाइक पर मौजूद बाइक सवार ने झटके से बाइक स्टार्ट की थी और तेजी से भगाता हुआ वहां से हवा की रफ्तार से निकल गया था। हेलो आरफा, मैं आदि बात कर रहा हूँ। आप मुझे मुल्तान वाले घर का एड्रेस सेंड कर दें ज़रा। इट्स अर्जेंट। ओके, आई एम वेटिंग। आदि ने रकीम से बात करते आरफा को अपने घर वाले लैंडलाइन नंबर पर कॉल की थी और उसे एड्रेस मांगा था। कुछ ही मिनट बाद उसे आरफा का टेक्स्ट मैसेज इस नंबर से वसूल हुआ था, जो मेरोसा कुछ देर पहले आदि को दे चुकी थी। आरफा उसे मुकम्मल एड्रेस सेंड कर दिया था। आदि ने जड़ से वो मैसेज रकीम को व्हाट्सअप किया था और खुद तैयार होने के लिए चल दिया था। तैयार होते वो वापस लॉन में आ गया था, जहां उसे दीगर कामों से निपटते हुए काफी घंटा लग गया था। शहरिया साहब भी आधे घंटा पहले ही घर आ चुके थे और फ्रेश होने के तैयार होते ही उन्हें आदि की कॉल मसूल हुई थी। उसकी बेसब्री पर मुस्कुराते हुए उसे अपने घर आने का बता चुके थे। तभी वो फौरन दौड़ता हुआ घर आया था और उन्हें अपने साथ ये पिछले लॉन में चलाया था, ताकि केक कटने के बाद वो जल्द से जल्द यहाँ से फारग होकर मुल्तान के लिए रवाना हो जाए। जबकि शहरिया साहब, जो कि कुछ देर पहले रिजवान से मिलकर उलझ कर रह गए थे, अब आदि की जल्दबाजी पर उसे गहरी नजर देखने लगे थे। क्या बात है डैड, ऐसे क्या देखनी है? आदि काफी डैड की नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। तभी उन्हें केक वाली टेबल के आगे खोड़ा करते हुए मुस्कुराकर पूछने लगा था, कुछ नहीं बेटा, बस देख रहा हूँ कि आज हाथ जल्दी में हो। क्या बात है, कोई काम है या कहीं पर जाना है? किसी बहुत हाथ से मिलना है?
वो धीरे से मुस्कुराकर बज़ाहिर शरारत से बोले थे, मगर उनके कानों में अब्तार रज़वान की आवाज़ गूंज रही थी। हाँ डैड, मुझे रकीम के साथ अर्जेंटली मुल्तान जाना है, उसे वहाँ पर काम है, किसी केस के सिलसिले में जा रहा हूँ और मुझे ज़मीन से रिलेटेड कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं। लास्ट टाइम मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो मैं यूं ही चलाया था, अब सोचा रकीम जा रहा है तो मैं भी साथ ही चला जाऊं। आदि ने सादगी से मुस्कुराकर बाप को जवाब दिया था। वो उन्हें अभी भी कुछ नहीं बता सकता था। इस वक्त आज को ढूंढना उसकी पहली तरजीह था। उसे अपनी एंजल से किया हुआ वादा पूरा करना था और अपने मासूम बच्चे की फिक्र भी उसे खाई जा रही थी, जो न जाने कहाँ था, किस हाल में था। जबकि बेटे के बाप आज शारिया साहब थोड़ा मुतमिन हो गए थे। ओके जाओ, केक कटते ही तुम निकल जाना, पहुंचने में वक्त लगेगा, और हाँ कुछ भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, शारिया साहब ने आदि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। ओके डैड। आदि मुस्कुराता हुआ पिछली तरफ बनने हुई अनाया और आयजा की तरफ बढ़ गया था। लान को बीच से बाढ़ लगाकर दो हिस्सों में बांटा गया था। लान के पिछले दो हिस्से फरमान साहब और शारिया साहब के बंगले के पिछले के थे और अगली तरफ के दो हिस्से रेहान शाह और जाविया शाह के पोस्ट के पीछे वाले थे। आज की पार्टी का इंतजाम आदि ने जाविया शाह वाले हिस्से में करवाया था, जहाँ बेहद खूबसूरत फूलों की बहुतायत थी। यह खूबसूरती रिहा के शौक की मरहूम मिन्नत थी, जिन्हें फूलों से इश्क था। लान को दो पार्ट्स में बांटती यह बाड़ काफी ऊंची थी, जिसको पार करने के लिए बाड़ के बीचों बीच एक गेट लगाया गया था। अभी आदि गेट के पास ही पहुंचा था जब अनाया की आवाज सुनकर अचानक अपनी जगह पर रुक गया। दरवाजे के दूसरी तरफ अनाया घर की दूसरी औरतों फातिमा शाह, जैनब, रिया, हूर, मानूर, हबीबा, नाबिया वगैरह के साथ बैठी बातें कर रही। वो सब बाढ़ के आगे की तरफ रखी गोल मेज और कुर्सी में बैठी थी। सनम, आयशा, सफी वहां पर मौजूद नहीं थी। इन सब की पीठ दरवाजे की तरफ थी। आज 2 साल हो गए थे मिरोसा को इस घर से गए हुए। लगता है जैसे काल की बात है। वो क्या गई, आदि की जिंदगी की रौनक खिले गई। कितना अकेला हो गया है हमारा भाई। तुम्हें भी तो यही लगता है ना आयजा कि मिरोसा जैसी लड़की किसी के साथ बात सकती है? अनाया आयजा से पूछने लगी थी और आदि के कदम अपनी जगह पर थम गए थे। आप ही, मेरा दिल नहीं मानता कि मिरोसा ऐसा कुछ कर सकती है। वो तो बिल्कुल बच्ची थी, अपने आदि के सामने बात बात पर कितना शर्माती थी। और फिर जब से वो हादसा हुआ था आपने देखा था ना, कैसे वो हर वक्त सहमी रहती थी। याद है उसने सबके सामने आना भी छोड़ दिया था। वो तो सफीन, सनम और आयशा उसे कितनी मुश्किल से समझा बुझाकर सबके पास ला ला कर बिठाती थी, उससे बातें करती थी। और आदि भी उसे कितना समझाया था, बहलाया था, तब जाकर वो नॉर्मल हुई थी। ऐसे में फिर किसी तरह वो इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है। आयजा भी अफसुदगी से बोलती, बेटा यकीन तो मुझे भी नहीं होता। तुम्हें याद है जब एक बार अपना फोन नंबर याद ना करने पर आदि से नाराज हो गया था, तो वो यहीं इस लाइन में बैठकर कितना रोई थी। वो तो मेरी नजर उस पर पड़ गई, वरना सबसे छुप छुप कर न जाने कब तक यूं ही बैठी रोती रहती। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में आदि के लिए मोहब्बत देखी थी, तरफ देखी थी। वो अपनी आदि से बेताशा मोहब्बत करती थी। मेरा दिल आज तक नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। रिया ने भी दुखी लहजे में कहा था, ये आज की दिन की क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप लोग भाभी। अनाया, आयजा बेटा, अब शहरिया बाई की बर्थडे है, आप लोग मिरोसा का किस्सा मत शुरू करो। वो बच्ची मुझे भी बहुत याद आती है। हम सब उसकी नेक दिली और मासूमियत के काहिल हैं। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती थी। न जाने क्या हुआ बच्ची के साथ ऐसा कि वो अपने आदि से बिछड़ गई। सच पूछो तो मेरा दिल भी उसे गुनाहगार नहीं मानता। लेकिन अब तुम लोग इस किस्से को खत्म करो, कहीं आदि ना सुन ले। और शुक्र करो कि मैं भी यहाँ पर नहीं है, वरना तूफान खड़ा कर देती। चलो अब चलकर केक कटवाते हैं। फातिमा, आयजा और अनाया के लिए भी उठ खड़ी थी। तभी आदि भी जल्दी से पलट कर वापस आ गया था और एन उसी वक्त उसका फोन बजने लगा था। रकीम की कॉल थे। यहाँ लान में पूरा घर जमा था, मगर रकीम, फाहिम और हालिब अब तक नहीं आए थे। सनम, आयशा और सफीन भी कुछ देर खुली आपस में बातें कर थी। आदि ने जल्दी से कॉल पिक करके फोन कान से लगाया था। बोल रकीम, क्या बना? घंटा हो गया तुझे एड्रेस सेंड किए हुए, आदि ने बेकरारी से बोला था। मैंने अपने आदमी को तभी वो एड्रेस सेंड कर दिया था और अभी अभी मुझे गुड न्यूज़ भी मिल चुकी है। मेरे आदमी ने घर के बाहर एक बंदे को उठवाया है और जिसने आयस को किसी इफ्तिहार नामी बंदे को बेच दिया है। वो बंदा इसी घर का है जिसका एड्रेस तूने मुझे दिया था, यानी जहाँ मिरोसा भाभी रहती हैं। उसका मतलब ये है कि आयस को घर के बंदे ने किडनैप किया है। अब तू जल्दी से केक कटवा ताकि हम निकलने की करें। रकीम ने वाकई बहुत जल्दी उसका मसला हल कर दिया था। आदि का दिल आयस की को बेचने की खबर सुनकर बेएहतियाती तरफ उठा था। उसकी मासूम बेटे को किसी जालिम ने बेजान सामान की तरह फरोख्त कर दिया था, और वो भी किसी घर के बंदे ने। आखिर मिरोजा और आरफा के घर में वो बुजुर्ग शख्स कौन था जो आयस को अपना पोता कह रहा था? आदि के ज़हन में सवाल बहुत सारे थे, मगर इस वक्त इन सवाल के जवाब ढूंढने का वक्त नहीं था। उसे मुल्तान के लिए निकलना था। कम से कम वो आयस से जुड़ने वाली पहली कड़ी तो ढूंढ ही चुका था। ये उसकी पहली कामयाबी थी। यही सोचते वो अल्लाह का शुक्र बजा लाया था।
اللہ तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चे तक पहुंचने वाली पहली कड़ी से मुझे जोड़ दिया। सुन रकीम, जल्दी से आ, केक कटते ही निकलते हैं। आदि ने बेताबी से बोला था। ओके, मैं भी पहुंच रहा हूँ। रकीम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और आदि दोबारा डैड की तरफ बढ़ गया था, जो अपने पास खड़े फरमान साहब, जाविया शाह और रेहान शाह से बातें कर रहे थे। चलें डैड, केक काटते हैं। रोशान भाई, हाशिम भाई, फरहान भाई, फहद भाई, हादी, हाँ भाई, सब जल्दी आओ यार। क्या वहां पर खड़े बातें कर रहे हो? बड़े मामा, फातिमा चाची, जैनब फूफो, आप लोग भी आ जाएं। आदि ने जोर जोर से एक के बाद एक सबको आवाज देकर बुलाता। फिर लान के कोने पर खड़ी सनम, सफीन और आयशा को भी इशारे से पास बुलाने को कहा था। अनाया और आयजा पहले ही अपने अपने फोन लिए ऑन किए बाप के पास आकर खड़ी हो गई थी। अनाया के फोन पर माँ की वीडियो कॉल चल रही थी, जिससे वो बर्थडे की सारी कार्रवाई उन्हें दिखा रही थी, जबकि आयजा अपने फोन का कैमरा ऑन किए सबको वीडियोस बनाने में बिजी थे। फिर सबकी तालियों के बीच ही शारिया साहब ने केक काटा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर डैड, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदि, अनाया और आयजा ने ताली बजाते हुए गाना गाकर बा का बर्थडे केक कटवाया था। शहरियार साहब ने केक सबसे पहले अनाया को खिलाया था और फिर आयजा और आदि को, उसके बाद बारी बारी सब अपने दोस्तों को। इस दौरान राहम हाथ में आयजा का फोन लिए वीडियो बनाने लगा था। उसके दोनों शरारती बेटे अपने दादा और रोशान के गोद में सबको तालियां बजाता हुआ देखकर जोर जोर से उछल रहे थे। उसी वक्त रकीम, हालिब और फहीम भी वहां पर आ गए थे। मामू जान, मुझे भी तो खिलाएं, या मैं सिर्फ आपके लात और गुस्से खाने के लिए हूँ, फहीम ने जताती नजर से आदि को देते हुए तंजिया कहा था। मगर आदि ने फहीम समेत उसके तंज को भी नजरअंदाज करके उसकी गोद में चढ़े नमूने को अपनी गोद में ले लिया था और उसे जोरदार किस किया था। उसके शेव की जबरदस्त चुभन पर बच्चा एहतजाजन हलक फाड़कर रोया था। आदि ने घुड़कर साल भर की आफत को देखा था, जो कि जोर जोर से चलाकर रोता हुआ शदीद गुस्से में था। तभी फरमान साहब ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आदि की गोद में रोते हुए पोते को पकड़ लिया था। बच्चा रोते रोते चुप हो गया था और एक शर्मबार नजर आदि पर डाली थी, जिस पर सब जोर से हंस दिए थे। सही है बेटा, मैं भूल गया था, मगर तूने बता दिया कि तू इसी कमीने की औलाद है। आदि ने हुत्ते घुरते हुए फहीम को देखकर सर झटका था और रकीब से इशारे से उसकी इकलौती पड़ी के बारे में पूछा था। जवाबन उसने सामने इशारा किया था। उसकी लाडली अपने दूसरे पापा की गोद में चढ़ी अपनी मासूम गहरी ग्रे कांच सी आंखों में सबको हैरत से देख रही थी। प्रिंसेस, आदि ने उसे जोर से आवाज दी थी। उसकी आवाज सुनते वो चौंकर आदि को देखते हुए मुस्कुरा दी थी। पिंक कलर के खूबसूरत टॉप और ब्लू जीन्स की कैप्टी में सर पर पिंक बैंड लगाए वो अपने दोनों हाथ आगे किए जोर जोर से उन्हें झटका दे रहे थे। ये आदि के पास आने का वाज़ा इशारा था। रोहान ने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए उसे आदि को थमा दिया था। आदि के गोद में आते ही वो बेहतियात जोर से खिलखिलाए थे। इस नन्ही प्रिंसेस में इन पांचों की जान क्या थी? हालिब, आदि, फाहिम, रोहान और प्रिंसेस के वालिद साहब उसके दीवाने थे, जबकि नन्ही प्रिंसेस भी इन पांचों की आशिक थी। रोहान को तो उसने बिना शादी के ही पापा बना डाला था और रकीम से ज्यादा अपने बाकी चारों पापा के पास जाती थे। मेरी प्रिंसेस केक खाएगी? आदि ने सामने रखे केक में से जरा सी क्रीम इस नन्ही परी को चुटाई थी, जिसने बुरा सा मुंह बनाकर अपना सर घुमा लिया था। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? आदि हैरत से बोला। हमारी प्रिंसेस मीठा शौक से नहीं खाती, शायद तू भूल गया। हालिद ने मुस्कुराकर कहते हुए आदि के गोद से इस नन्ही गुड़िया को ले लिया था। तभी अनाया और रिया हालिद के दोनों शरारती बेटों को वहीं पर लेकर आई थी, जो कि आदि के दीवाने थे। अरे मेरे पार्टनर आ गए। आदि ने हालिद के दोनों बेटों को एक के बाद एक गोद में उठा लिया था। दोनों बच्चे उससे बेहद अटैच थे। फहीम ने इन दोनों हमशक्ल गुड्डों को देखते हुए ललचा कर एक आदि के गोद में खींच लिया था और जवाबन वो जोर से फहीम के मुंह पर अपने नाखूनों से पेरनी करता हुआ पास खड़े हालिद की गोद में चढ़ गया था। कमीना बिल्कुल अपनी नहरेली हाला पड़ गया, भाव भी नहीं देता किसी को। फहीम बच्चे के जोर से नोचने से बिलबिला उठा था। बच्चों में फरिश्ते बसते हैं, ये पहचान लेते हैं कि सामने खड़ा बंदा इंसान है या हैवान। आदि ने तंजिया मुस्कुराकर फहीम पर वार किया था, जिस पर फहीम ने आंखें सुखाकर आदि को अपने महसूस अंदाज में घूरा था। फिर बारी बारी में बच्चों को प्यार करते उनकी माओं को थमा कर एक साइड पर आ गए थे। चल रकीम, काफी टाइम हो गया, अब निकलने की करें। आदि ने घड़ी देखते हुए कहा था। हाँ बस निकलते हैं। रकीम भी फोन पर सनम का नंबर लगाते हुए एक साइड पर चला गया था और रकीम ने फोन कान से लगाकर प्यार बड़ी हुई नजर से सामने खड़ी हुई सनम को देखा था। अभी उसे अपनी सिंड्रेला को आज का डिनर कैंसिल होने का भी बताना था। तभी वो उससे कॉल लगाकर सामने की तरफ देखने लगा था। रकीम की कॉल पर सनम चौंका फोन की तरफ देखा और दूसरी नजर सामने खड़े अपने शोहर पर डाली थी। हेलो मेरी जान, मेरी सिंड्रेला, मेरी प्रिंसेस की मम्मा, माई स्वीट हार्ट, वेरी सॉरी जानू, आज चाचू के बर्थडे की वजह से हम डिनर के लिए नहीं जा सकते।
रकीम बोलते हुए भागो कुछ दूर खड़ी सनम के तासरात भी देख रहा था। वो सबके बीच खड़ी थी, इसलिए उसे एक तरफ बुलाकर बात करने का रिस्क वो नहीं ले सकता था, वरना सबने उसका रिकॉर्ड लगा लेना था। वैसे भी वो अपनी बीवी का दीवाना था। उसकी दीवानगी के किस्से चारों घर में हाथ से मशहूर थे। तभी उसे सनम के पास देखते ही उसके घर की बी जमालो यानी कि राम अपने छोटे भाई का रिकॉर्ड लगा देता था। इट्स ऑल राइट, आज वैसे भी मैं नहीं जाती, मगर उसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ। आप मुझे डिनर के लिए कार लेकर चले जाएंगे, ओके? सना मुस्कुराकर बोलती और उसकी इसी मुस्कुराहट पर तो रकीम शाह दिलो जान से कुर्बान था। हाय मेरी मासूम बीवी, थैंक्स मेरी जिंदगी, बस एक और इजाजत, गुलाम को दरकार है। रकीम अब बटरिंग पर उतरा था। जी बोले। सनम धीरे से मुस्कुराती। आज रात बाहर गुजारने की इजाजत मिल जाएगी। एक केस के सिलसिले में मुल्तान जाना है, मगर सुबह तक वापसी हो जाएगी। रकीम मिल्तजी लहजे में बोला था। तभी सनम एक गहरी सांस खींच कर रह गई थी। अब तो उसने रकीम के इन अर्जेंट केसेस से समझौता कर लिया था। ओके जाएं, मगर सुबह मतलब सुबह। आपकी लाडली आपके बिना सोती नहीं। आज फिर उसे रोहान को देना पड़ेगा, मेरे पास तो वो सोएगी नहीं। रोहान सुला कर दे जाएगा। सनम ने उसे इजाजत दे दी थी। तभी रकीम सरशार सा हो गया था। बिल्कुल मेरी जान, सुबह गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अभी के लिए इजाजत। वह मोहब्बत पान नजर से अपने सामने खड़ी अपनी सेंट्रेला को देखते हुए बोला था। ओके अल्लाह निगहबान। सनम ने हमेशा वाली अलविदाई कलमात कहकर काल काट दी थी और रकीम आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया था। गुलाम चलें, देर हो रही है या मजीद गुलामी करनी है अभी? अपने पीछे से फहम की आवाज सुनकर रकीम ने पट से आंखें खोली थी और पलट कर पीछे खड़े हुए डैशिंग कमीने को गुड़का देखा था। कहाँ चलें? तूने तो कहाँ जाना है बे? तूने कहाँ जाना है बे? रकीम अपनी चोरी पकड़े जाने पर गड़बड़ा कर बोला था। वहीं जहाँ तुम दोनों गद्दे जा रही हो, मतलब आयस को ढूंढने मुल्तान। और कहाँ? फहीम ने बड़े आराम से जवाब दिया था और हाथ जाता हुआ लॉन से निकलता चला गया था। बाहर खड़ी रकीम की कार में पिछली सीट पर हालिफ मदद से बैठा हुआ था और फ्रंट सीट पर बिगड़े तेवरों के साथ आदि बैठा हुआ था। जैसे इन दोनों कम्युनिटी ने उसकी एंजल की कसम देकर अपने साथ चलने पर बेबस कर दिया था। इसलिए अब वो चारों एक साथ एक घर में बैठे मुल्तान के लिए निकल रहे थे।